ये वीडियो मेरी पूरी एक कोहिनूर की सीरीज है। उस सीरीज का एपिसोड 11 और आखिरी एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कोहिनूर फाइनली फिर ब्रिटिश लोगों के हाथ में आ गया। ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की उन्होंने सिख अंपायर के साथ और महाराजा दलीप सिंह ने कोहिनूर दे दिया ब्रिटिश लोगों को। ब्रिटिश लोग कोहिनूर को लेके आ गए ब्रिटेन में और अभी महाराजा दिलीप सिंह भारत में ही थे। अंग्रेजों को यह था कि अगर महाराजा दिलीप सिंह पंजाब में रहेंगे तो वहां पे लोग वापस बगावत कर सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। तो उन्होंने महाराजा दिलीप सिंह को निकाल के एक दूसरी जगह पंजाब से बहुत दूर एक किले में रख दिया और वहां पे अब दिलीप सिंह के साथ आगे क्या हुआ, इस सब चीज के बारे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1852 से। इस समय ब्रिटेन में कोहिनूर को काटा जा रहा था उसको शेप देने के लिए, ताकि वो ज्यादा चमके, ज्यादा अच्छा दिखाई पड़े। उसी समय महाराजा दिलीप सिंह जिस किले में रहते थे उनके साथ उनके गार्डियन बना के रखा गया था जॉन लॉगिन को। जॉन लॉगिन दरअसल ब्रिटिश आर्मी में एक मेडिकल अफसर थे, तो उनको और उनकी वाइफ को चुना गया महाराजा दिलीप सिंह का देखरेख करने के लिए। और 13 साल के अब हो गए थे महाराजा और इनके साथ रहते रहते ये धीरे धीरे इनके जो आदतें हैं, जो ब्रिटिश तौर तरीके हैं, भाषा इनकी सीखने लग गए। इनके तौर तरीकों के साथ साथ महाराजा दिलीप सिंह ने इनके रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बारे में भी जाना, वो बाइबल भी पढ़ा उन्होंने। और फिर साल 1853 में जब महाराजा दिलीप सिंह 14.5 साल के थे तो उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अब वो क्रिश्चियन हो गए। जब ये न्यूज जब पंजाब के लोगों तक पहुंची तो उनको बहुत दुख हुआ। ये उनके आखिरी एम्परर थे जो अब क्रिश्चियन हो गए थे। दूसरी तरफ क्वीन विक्टोरिया जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनको लगातार बताया जा रहा था कि कैसा प्रोग्रेस है दिलीप सिंह जी का, वो कैसे, उनका रहन सहन कैसा है, कैसे वो इस लाइफस्टाइल में ढल रहे हैं। तो कॉन्स्टेंटली अपडेट लेती थी। तो उनको ये जान के बहुत खुशी हुई कि इन्होंने इनके धर्म को भी अपना लिया है। तो जब दिलीप सिंह 15 साल के हो गए तो उन्होंने जॉन लॉगिन से कहा कि वो ब्रिटेन के बारे में और जानना चाहते हैं और वो वहां जाना चाहते हैं। तो जब जॉन लॉगिन ने ये बात आगे अथॉरिटीज को बताई कि यहाँ पे दिलीप सिंह कह रहे हैं कि उनको ब्रिटेन जाना है, तो वहां पे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने कहा कि आप इनकी सारी डिमांड्स को ऐसा पूरा मत करो, नहीं तो इनकी डिमांड्स बढ़ती रहेंगी। बट क्वीन विक्टोरिया बहुत पसंद करती थी दिलीप सिंह को, तो उन्होंने परमिशन दे दी कि ठीक है, इनको यहां पे ले आओ। और इस प्रकार महाराजा दिलीप सिंह चल पड़े ब्रिटेन के लिए। ब्रिटेन आने के बाद महाराजा दिलीप सिंह शामिल हुए क्वीन विक्टोरिया के दरबार में। वो एक हाई रैंकिंग उनको अफसर बनाया गया और सब लोगों ने दिलीप सिंह को जब देखा कि एक बाहर से एक राजा आए हैं, ये अपने जमाने में राजा थे, तो इनके तौर तरीकों को, इनकी स्टाइल को देख के सब मंत्रमुग्ध हो गए कि ये तो बहुत ही कमाल है। दिलीप सिंह का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वहां की क्वीन विक्टोरिया पे। उनको बहुत ही लगाव था दिलीप सिंह से ऑलरेडी, और जब उन्होंने देखा कि कितने हमारी तरह हो गए तो उनको ये बात बहुत पसंद है। हालांकि क्वीन विक्टोरिया के आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट लोग थे, मंत्री लोग थे, फिर यहां से इंडिया से लॉर्ड डलहौजी भी कह रहे थे कि दिलीप सिंह से ज्यादा क्लोज मत आओ, उसको ज्यादा नजदीक मत करो अपने। बट फिर भी क्वीन विक्टोरिया ने लगातार दिलीप सिंह को अपने पास ही रखा और उनको वो बहुत गिफ्ट भी देते थे, कई बार सोना चांदी या फिर घोड़े दिए उनको, इस तरह से कि ये दिखाने के लिए कि हम तुमको अपने जैसा ही मानते हैं, अपना मानते हैं। और दूसरी तरफ दिलीप सिंह भी क्वीन विक्टोरिया के बच्चों के साथ बहुत घुलने मिलने लग गए थे। क्वीन विक्टोरिया का जो सबसे छोटा बेटा था प्रिंस एल्बर्ट, उसको एक तरह की बीमारी थी, तो वो बाकी सारे बच्चों उसको छेड़ते थे, बट दिलीप सिंह उसको अपने कंधे में बैठा के घुमाते थे, खिलाते थे। इस सब को देखते हुए दिलीप सिंह का वहां पे एक निकनेम पड़ गया, द ब्लैक प्रिंस। साल 1854 में जुलाई का एक दिन था जब दिलीप सिंह पैलेस में, क्वीन के पैलेस में एक स्टेज पे खड़े हुए थे और बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। वो इसलिए था क्योंकि उस समय उनके दरबार का जो मेन पेंटर था वो उनकी एक पेंटिंग बना रहा था। दिलीप सिंह ने अपनी पूरी इंडियन वेशभूषा पहनी थी और दिखने से वो बिल्कुल एक राजा की तरह लग रहे थे। तो जब ये पेंटिंग बनते हुए देख रही थी तो क्वीन विक्टोरिया ने जॉन लॉगिन की वाइफ, जो जॉन लॉगिन और उसकी वाइफ इनका देखरेख कर रहे थे इंडिया में, उनकी वाइफ को उन्होंने बुलाया और बोला कि आपको क्या लगता है कि अगर इनको बोला जाए दिलीप सिंह को कि आपको वापस एक बार कोहिनूर दिया जाएगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या वो कोहिनूर के बारे में आपसे बात करते हैं? क्या लगता है उनको कोहिनूर के बारे में? अब जॉन लॉगिन की वाइफ इस बात को जानती थी कि पूरे टाइम दिलीप सिंह शांत रहते थे, कभी भी अपने अंपायर के बारे में, सिख अंपायर के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको वो बात कहीं ना कहीं चुभती थी कि उनसे कैसे ये अंपायर छीना गया।
तो वो बहुत नर्वस थी कि पता नहीं कोहिनूर के बारे में क्या बोलेंगे, बट फिर भी उन्होंने उस दिन शाम को दलीप सिंह से इसके बारे में बात की कि क्या तुम चाहोगे कि एक बार वापस तुमको कोहिनूर दिया जाए। जब कोहिनूर की बात हुई तो दलीप सिंह ने अपनी इच्छा प्रकट की कि वो बिल्कुल एक बार फिर से कोहिनूर को अपने हाथों में देखना चाहेंगे। ये बात जब क्वीन को बताई गई तो क्वीन ने कहा ठीक है। फिर अगले दिन जब वापस अपनी पेंटिंग बनवाने के लिए वो पोज कर रहे थे वहां पे दलीप सिंह, तो उसी रूम में कुछ लोग आए और उनके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था। इस बक्से को क्वीन ने खोला और उसमें से उन्होंने कोहिनूर निकाला। फिर उन्होंने दलीप सिंह को अपने पास बुलाया। जब दलीप सिंह ने उनके पास गए तो क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी पेंटिंग बन रही थी तो उनको पता नहीं था कि उनको क्यों बुलाया जा रहा है। तो क्वीन के पास जब दलीप सिंह गए तो क्वीन ने उनके हाथ में कोहिनूर रखा और दलीप सिंह से पूछा कि क्या तुम पहचान रहे हो कि ये क्या है। कोहिनूर अब कट चुका था, उसका साइज बहुत छोटा हो गया था, वो दिखने में अलग लग रहा था और साथ ही साथ वो बहुत हल्का भी हो गया था, बट अभी भी यह कोहिनूर था। दलीप सिंह ने और उनके पहले जितने भी सिख राजा हुए थे उन्होंने सबने अपने बाइसेप पे कोहिनूर को पहना था। इस पत्थर को लेके फिर दलीप सिंह खिड़की के पास गए और उन्होंने सूरज की रोशनी में एक बार वापस इस पत्थर को देखा और उनको याद आया कि इस पत्थर के वजह से उनके अंपायर में कितना कौतूहल मचा था और यह पत्थर दरअसल सिख अंपायर की स्ट्रेंथ को, उनकी ताकत को दर्शाता था। बट दलीप सिंह भी जानते थे कि यह पत्थर उनका नहीं रहा। तो इस कोहिनूर को लेके वापस दलीप सिंह रानी के पास गए और अपने हाथों से कोहिनूर को उनके हाथों में सौंपा। दलीप सिंह इस बात को जानते थे कि जब पहली बार उनसे कोहिनूर लिया गया था तो एक तरह से जबरदस्ती लिया गया था, क्योंकि उनसे ट्रीटी ऑफ लाहौर पे साइन करवाया गया था, क्योंकि सेकेंड एंग्लो सिख बैटल में सिखों की हार हुई थी, ब्रिटिश लोग जीते थे, तो उन्होंने जो उनकी मर्जी हुई उस चीज पे उन्होंने साइन करवा के उनसे ये हीरा ले लिया था। बट अब दलीप सिंह ने ये जानते हुए कि ये कोहिनूर उनका नहीं रहा, वापस क्वीन विक्टोरिया को सौंप दिया। और इस इवेंट के बाद दलीप सिंह और पूरे सिख अंपायर का कोई भी मेंबर कभी भी कोहिनूर के पास नहीं आ पाया। अब जब दलीप सिंह ने अपने हाथों से क्वीन विक्टोरिया को जब ये पत्थर दिया तो फिर क्वीन विक्टोरिया ने डिसाइड किया कि अब मैं इसको पब्लिक में पहनना शुरू करूंगी। तो अगले ही साल 1855 में क्वीन विक्टोरिया ने, उनकी एक विजिट होने वाली थी फ्रांस में, और ये बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट विजिट थी, क्योंकि पिछले 400 सालों में ये पहली बार था जब कोई एक इंग्लिश राजा या रानी जा रहा था फ्रांस में एक स्टेट विजिट पे। और उस समय फ्रांस के राजा थे नेपोलियन III। तो उन्होंने जब इनवाइट किया क्वीन को, तो इस चीज को और बड़ा और ज्यादा भव्य बनाने के लिए उन्होंने एक ग्रैंड बॉल रखा, मतलब एक बहुत बड़ी पार्टी जिसमें पूरे फ्रांस के सबसे बड़े बड़े नोबल्स, अरिस्टोक्रेट्स और ज्यादा जितने भी इंपॉर्टेंट अफसर्स थे उन सबको इनवाइट किया गया। और इस इवेंट में क्वीन विक्टोरिया ने कोहिनूर को अपने मुकुट पे पहना और सब लोग देखते ही रह गए कि ये वो पत्थर है जिसको भारत से लाया गया है और कितनी इस पत्थर को लेके कितनी लड़ाइयां हुई हैं। अब ये पत्थर क्वीन के क्राउन में है, ब्रिटिश क्राउन में है। जिस जगह पे, जिस पैलेस में इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया था, उस पैलेस का नाम था द पैलेस ऑफ वर्साई। और इस पैलेस की एक और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, अगर उसके बारे में आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। इस इवेंट के 6 साल के बाद साल 1861 में क्वीन के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। उनके पति प्रिंस एल्बर्ट की मौत हो गई। इसके बाद फिर क्वीन पूरी तरह बदल गई। अब वो दुखी रहने लगी और वो पब्लिक आई से दूर रहने लगी। जैसे वो पहले लोगों से मिलती थी, पब्लिक अपीयरेंसेस करती थी, अब उन्होंने डिसाइड किया कि वो बिल्कुल भी बाहर निकलेंगी नहीं। और ऐसा करने की वजह से उनके जो मंत्री हैं उनको लगने लग गया कि अगर क्वीन इतने दिनों तक अपनी जनता से दूर रहेगी तो जनता को लगने लगेगा कि हमारी क्वीन ने हमको अबैंडन कर दिया है, हमको छोड़ दिया है। तो बहुत मनाने के बाद 5 साल के बाद उन्होंने बोला फाइनली कि ठीक है, मैं आऊंगी, पब्लिक अपीयरेंसेस करूंगी, बट मेरा जो जितना भी इंटरेक्शन होगा पब्लिक से वो बहुत लिमिटेड होगा। जैसे यहां पे क्वीन विक्टोरिया का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया था, वहां दूसरी तरफ दलीप सिंह भी अब इस बात को क्वेश्चन करने लगे थे कि वो यहां कैसे आ गए हैं, उन्होंने अपना धर्म कैसे बदल दिया और वो कैसे इनके कल्चर में कैसे मिल गए। अब जब दलीप सिंह 21 वर्ष के हो गए थे और उनको ये बात रियलाइज होने लगी थी कि क्या उनसे छीना गया है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस अपनी मां को कांटेक्ट करेंगे जो अब नेपाल में रहती थी। रानी जिंदन जो इनकी मां थी,
उन्होंने बहुत कठिनाइयों से अपने बेटे को बचाते हुए सिख अंपायर की गद्दी पे बैठाया था और उसके बाद उनसे उनके बेटों को अलग कर दिया गया था और उनको नेपाल में अब वो थी और यहाँ पे भी उन पे बहुत स्ट्रिक्ट निगरानी थी अंग्रेजों की, तो वो अपने बेटे को कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। जब दलीप सिंह ने एक लेटर भेजा सीक्रेटली अपने एक बंदे को भेज के, तो उस बंदे को इंटरसेप्ट किया गया और अंग्रेजों के हाथ में लेटर लग गया और उनको जब पता चला कि भाई दलीप सिंह वापस अपनी मां को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं नेपाल में, तब उनके सामने सवाल खड़ा हुआ कि क्या किया जाए। दलीप सिंह तो पूरी तरह ब्रिटिश कल्चर में मिल ही चुके हैं, तो क्या वो कुछ गलत तो कर नहीं रहे हैं, कुछ इलीगल नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनको अलाउ करना चाहिए अपनी मां को कांटेक्ट करने के लिए। और उनकी मां भी अब बूढ़ी हो चली है, उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो चुकी है और वो अब शायद कुछ कर ना पाए। अब रानी जिंदन में वो बात नहीं रही कि वो वापस दलीप सिंह को इन्फ्लुएंस कर पाएंगी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, इनको इंटरैक्ट करने दो और इनको हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करेंगे। तो इस तरह 1861 डेट थी 16 जनवरी की, जब दलीप सिंह पहुंचे कैलकाटा में अपनी मां रानी जिंदन से मिलने के लिए। ब्रिटिश लोगों का यह भी प्लान था कि ये जो मुलाकात हो रही है ये पंजाब के पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए कैलकाटा इतने दूर ये मीटिंग तय की गई होटल स्पेंस में। जब रानी जिंदन को दलीप सिंह के पास लाया गया तो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के चेहरे पे हाथ रखा और ऐसा टो के देखा, एहसास करके देखा। ध्यान रखिए कि इसके पहले रानी जिंदन ने जब अपने बेटे को लास्ट टाइम देखा था तब सिर्फ दलीप सिंह 10 साल के थे। अब दलीप सिंह एक फुल ग्रोन मैन थे, तो जब उन्होंने ऐसा एहसास करके देखा तब वो बहुत जोर से रोई और चिल्लाई और उन्होंने कह दिया कि अब वो अपने बेटे से किसी भी कीमत पे अलग नहीं होंगी। और दलीप सिंह भी चाहते थे कि अब उनकी मां उनके साथ रहे, क्योंकि उनकी मां सिख अंपायर का और पूरे सिख कल्चर का एक सिंबल है, तो वो भी अब अपनी मां के नजदीक रहना चाहते थे। तो उन्होंने फिर ब्रिटिश अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मेरी मां मेरे साथ अब ब्रिटेन आना चाहती हैं, इस चीज के लिए मुझे रोका ना जाए। अब एक बार फिर ब्रिटिश लोगों के सामने कंफ्यूजन खड़ा हुआ कि क्या इनकी मां को आने देना चाहिए, क्योंकि अब इनकी मां कुछ कर तो कुछ पाएंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी पूरा जो सिख अंपायर है, पंजाब का जो पूरा एरिया है वो ब्रिटिश लोगों के हाथ में, तो क्या नुकसान होगा इनको अगर आने देते हो। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये थी, ब्रिटिश लोग जानते थे कि अगर ये दोनों लोग इंडिया में रहे, पंजाब के पास चले गए अगर, तो वापस पंजाब की जो जनता है वो भड़क उठेगी, उन लोगों में बगावत की फीलिंग वापस आ जाएगी। और ये दिखाई भी पड़ा, क्योंकि जब ये मुलाकात हो रही थी कलकत्ता में इस होटल में, तो संयोग ऐसा बना कि सिख सोल्जर्स, कुछ भारतीय सेना में जो अब ब्रिटिश सेना के अंडर थे, कुछ सिख सोल्जर्स फर्स्ट ओपियम वॉर से लड़ाई करके वापस लौट रहे थे हुगली नदी के पास से। तो जब उनको पता चला कि अभी इसी शहर में कलकत्ता में उनके सिख अंपायर के 2 मेन रॉयल लोग, उनके सिख राजा और उनकी महारानी अभी यहीं पे हैं, तो भाई उस होटल के आसपास सिख लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारे लगाना शुरू किया, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। अब ब्रिटिश लोग डरे कि अगर ये दोनों साथ में होकर अगर पंजाब चले गए ना, तो फिर से पंजाब में बगावत हो जाएगी। तो इसीलिए भाई ब्रिटिश लोगों ने बोला कि कुछ भी करके ये मां बेटे को साथ में एक शिप में डालो और इसको लेके जाओ इन लोगों को ब्रिटेन वापस, क्योंकि इंडिया में इनको नहीं रहने देना। इस प्रकार अब महारानी जिंदन, जो हमेशा नफरत करती थी ब्रिटिश लोग से और जिस तरह से उनका अंपायर जो छीना गया था, वो चली गई अपने बेटे के साथ रहने के लिए ब्रिटेन। दलीप सिंह ने एक बहुत बड़ा एस्टेट, बहुत बड़ी जगह ली अपनी मां को रखने के लिए और वहां पे वो रहने लगे। जब महाराजा दलीप सिंह ने अपनी मां रानी जिंदन के साथ समय बिताना शुरू किया, तो रानी जिंदन ने उनको बताया कि वो सिख अंपायर के इकलौते राजा हैं। एक जमाने में सिख अंपायर इतना बड़ा था और इतना सारा एरिया उनके पास था और वो अपने हिसाब से जो उनकी जनता के लिए ठीक था वैसा राज चलाते थे। बट बाद में ब्रिटिश लोग आए, कितनी चालाकी से उन्होंने उनसे उनका अंपायर छीन लिया और उनकी सारी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कोहिनूर उनसे ले लिया। तो अपनी मां के साथ समय बिताने के बाद और फिर दलीप सिंह को लगने लगा कि वो बहुत चालाकी से यहां पे लाए गए हैं और वो अपनी मां के नजदीक आने लगे और क्वीन विक्टोरिया और जो पूरा क्राउन था उससे दूर होने लगे। जब ये बात होते हुए ब्रिटिश मंत्रियों ने देखी तो उनको वापस लगने लगा कि ये तो टेंशन है और उन्होंने फिर प्लान करना शुरू किया कि रानी जिंदन को वापस नेपाल भेजना चाहिए और उसको इस बार कैद कर देना चाहिए। बट इसके पहले ब्रिटिश लोग कुछ एक्शन ले पाते। रानी जिंदन साल 1863 में स्वर्ग सिधार गई। सिर्फ 46 साल की उम्र में
उनकी मृत्यु हो गई। साल 1864 में महाराजा दिलीप सिंह ने शादी की बाम्बा म्यूलर नाम की एक महिला से। इनकी शादी के बाद ये शिफ्ट हो गए एक बहुत बड़े एस्टेट में और वहां अपनी वाइफ के साथ ही रहने लगे। बट अब महाराजा दिलीप सिंह धीरे धीरे करते करते ब्रिटिश लोगों से और उनका जो उनका क्राउन था ब्रिटिश महारानी से दूर होने लग गए। तो वो एक बहुत ही लैविश, एकदम शहजादे की तरह जिंदगी जीने लग गए। उन्होंने अपना जो उनका बंगला था वो उसको बहुत ही शानदार बनाया और बाहर से देखने से ऐसा लगता था कि महाराजा दिलीप सिंह पूरी जिंदगी में एकदम ठाठ से जी रहे हैं। बट अंदर ही अंदर दिलीप सिंह इस बात को जानते थे कि उनसे छीना गया है उनका अंपायर, और साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर में जो उनकी सारी चीजें उनसे ले ली गई थी उसके साथ उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी अंग्रेजों ने ले ली थी। इस बात को लेके अब दिलीप सिंह के मन में एक बहुत बड़ी चिंता और कूदने लग गए वो अंदर से। इसी वजह से फिर दिलीप सिंह ने बहुत पीना भी शुरू कर दिया और वो बहुत खर्चा कर रहे थे। तो ये सारा जो खर्चा आ रहा था वो ब्रिटिश सरकार के ऊपर आ रहा था। तो उनको टेंशन होने लगी कि तो बहुत खर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने फिर क्वीन को कहा कि आप बात करें दिलीप सिंह से। अभी क्वीन और दिलीप सिंह की रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी थी। तो फिर क्वीन ने कहा दिलीप सिंह को कि आप इस तरह से खर्चा ना करें, अपनी लाइफ पे थोड़ा कंट्रोल रखें, आप इतना जो पी रहे हैं, इतनी पार्टीज कर रहे हैं, इसका बहुत खर्चा आ रहा है और ये सारा आपकी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। बट दिलीप सिंह ने इस बात को इग्नोर किया। साल 1877 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम जो भी आप खर्चा कर रहे हो उसकी भरपाई नहीं करेंगे। इसके जवाब में दिलीप सिंह ने और खर्चा करना शुरू किया। दिलीप सिंह ये कह रहे थे कि अगर तुमको ये मेरा खर्चा नहीं उठाना है तो मेरी सारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी तुमने लेके रखी है उसको मुझे वापस करो। बट कोई भी उनकी बात सुन नहीं रहा था। इस सब सिचुएशन में दिलीप सिंह ने फिर क्वीन को लेटर भी लिखा कि आप मेरी यहां मदद करें, मेरे से सारी चीजें जबरदस्ती ली गई थी और उसके बदले मुझे जो सम दिया गया वो बहुत छोटा है और मुझे यहाँ पे जबरदस्ती रखा जा रहा है, इस तरह से मेरी बातों को सुना नहीं जा रहा है। बट क्वीन ने भी फिर जवाब में ये कहा कि आपको मैंने पहले कहा था कि अपने खर्चों पे कंट्रोल करो और इस सिचुएशन में मैं जितना हो सकती मदद करूंगी, बट आपको देखना तो पड़ेगा। कुल मिला के 5 साल तक कोशिश की। दिलीप सिंह ने प्रेस के पास गए, अपनी बुक लिखी, बहुत बहुत कोशिशें की, लीगली उन्होंने इस चीज को अप्रोच करने की कोशिश की, बट कहीं पे भी उनको सोल्यूशन मिला नहीं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी उनकी बंगले में जितनी भी चीजें हैं उन सबको वो नीलाम कर देंगे और वो उससे जितना पैसा इकट्ठा होगा उसको लेके वो जाएंगे वापस इंडिया अपनी फैमिली के साथ। उन्होंने सोचा था कि जब वो वापस इंडिया जाएंगे और पंजाब पहुंचेंगे तो उनकी जनता उनको देख के एक बार वापस अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी होगी और साथ ही साथ पड़ोसी मुल्क में जो अफगानिस्तान में जो रशियन प्रेजेंस थी, रशियन लोग थे, उनकी हेल्प लेके वो यहां पे पंजाब से ब्रिटिश लोगों को निकाल देंगे। तो इस तरह फिर दिलीप सिंह अपनी पूरी फैमिली के साथ जहाज पे बैठ गए भारत जाने के लिए। बट इससे पहले कि वो भारत पहुंच पाते उनको बीच में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया और दिलीप सिंह को और उनकी पूरी फैमिली को अरेस्ट कर दिया गया। एडन, वहां पर उनको अरेस्ट किया गया था और उनको कहा गया कि आप इंडिया नहीं जा सकते। इस सब के दौरान दिलीप सिंह ने यह भी डिसाइड कर लिया था कि वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ देंगे और वापस सिख धर्म में शामिल हो जाएंगे। तो जब उनको एडन में अरेस्ट किया गया तो वहां पे उन्होंने एक बहुत ही इनफॉर्मल सेरेमनी की, छोटी सी सेरेमनी, और उसमें उन्होंने वापस सिख धर्म को अपना लिया। हालांकि वो चाहते थे कि वो भारत जाके एक बड़ी सेरेमनी करें, बट वो हो नहीं पाया। उनको साल 1886 में अरेस्ट किया गया था। उसके कुछ सालों के बाद उनकी वाइफ की डेथ हो गई। इसके 7 साल के बाद साल 1893 में दिलीप सिंह अब पेरिस के एक होटल में थे और वहां उनके पास अब कोई पैसा नहीं बचा था, उनको कोई जानता नहीं था। और इस प्रकार कोहिनूर के आखिरी राजा महाराजा दिलीप सिंह की मौत हो गई। महाराजा दिलीप सिंह की यह इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी बॉडी को वापस भारत भेजा जाए और वहां पंजाब में उनकी ही मिट्टी में उनको मिला दिया जाए। बट अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना और दिलीप सिंह की बॉडी को दफनाया गया ब्रिटेन में। दिलीप सिंह के कुल मिला के 8 बच्चे थे, बट इन 8 बच्चों की एक भी संतान नहीं हुई। और इस प्रकार दिलीप सिंह के बच्चों के बाद सिख अंपायर का एक भी वारिस नहीं आया। और इसीलिए फिर जो सिख अंपायर का जो रॉयल लीनिएज था, जो उनका पूरी फैमिली थी, वो यहां पे आके खत्म हो गई। अगर कोहिनूर की बात करें तो क्वीन विक्टोरिया के बाद कोहिनूर मिला क्वीन विक्टोरिया की बहू को, क्योंकि अब ब्रिटिश लोगों में भी सोच आ गई थी कि अगर इस हीरे को रॉयल फैमिली के किसी आदमी ने पहना तो वो पूरा जो साम्राज्य है वो नष्ट हो जाता है। तो इस अंधविश्वास की वजह से हमेशा इस डायमंड को सिर्फ उस रॉयल फैमिली की फीमेल्स लोगों ने ही पहना। ये हीरा बहुत लोगों के हाथों से होते हुए गुजरा। फाइनली ये क्वीन एलिजाबेथ के पास था। अभी उनकी रिसेंटली जब डेथ हो गई तो इस हीरे को वापस टावर ऑफ लंदन में रख दिया गया है
और इस हीरे की ताकतों से सब लोगों को डर लगता है। भारत की आजादी के इतने सालों में भारत से बहुत बार इस बात की रिक्वेस्ट गई है कि इस हीरे को वापस भारत लाया जाए, बट भारत के साथ पाकिस्तान ने भी इस चीज को कहा है कि यह हीरा पाकिस्तान में आना चाहिए, क्योंकि फाइनली रंजीत सिंह का जो कैपिटल था वो लाहौर था और वहां पे ये हीरा था, तो इसकी ओनरशिप पाकिस्तान के पास होनी चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान ने भी कहा है कि हीरा हमारे पास था तो हीरा हमारे पास वापस आना चाहिए। तो इसीलिए अभी भी इस हीरे को लेके इतनी कंट्रोवर्सी है। इस बात को लेके आज भी क्लैरिटी नहीं है कि वापस ये हीरा भारत में आएगा कि नहीं, बट ये बात पूरी तरह साफ है कि ये हीरा जहां जहां जाता है और अगर रॉयल फैमिली में इस हीरे को लोगों ने पहना तो उस फैमिली का सर्वनाश तो हुआ है। ये पूरी जो कोहिनूर की कहानी थी, इसको लेके मैंने एक लंबी सीरीज बनाई, एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 11 तक, और ये उस सीरीज का आखिरी एपिसोड था। अगर आपको ये पूरी सीरीज देखनी है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। और अगर आपको कोहिनूर की बारे में और डिटेल में पढ़ना है और जिस बुक को लेके मैंने इस सीरीज को बनाया था उस बुक को अगर आपको पढ़ना है तो उस बुक का नाम है कोहिनूर, हिस्ट्री ऑफ द मोस्ट इनफेमस डायमंड ऑफ द वर्ल्ड। उस बुक का भी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।